हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में विज्ञान के 15 काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए। और आप सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, ठीक है। और आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि क्लास का लिंक और आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपको मिल सके। व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे 87 97 97 2700, ठीक है ना। ये नंबर है। एक दूसरा है यहाँ पे 87 89 30 7304, ठीक है ना। ये दूसरा हमारा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा दूसरा नंबर है 87 89 30 7304। ये दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। आवाज यहाँ पे जा रहा है? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, आवाज जा रहा है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन। और जो सब क्वेश्चन होंगे ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए फाइनल फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए चरणजीत, सपना, तन्मय बहुत ही बढ़िया, वाहिद, पंकज, संत, नीरज बहुत ही बढ़िया, कल्लू दादा बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है। साहिल, खुशी बहुत ही बढ़िया, चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया। चलिए तबरेज, सूरज। चलिए तो सभी बच्चे यहाँ पे आ गए, क्लास को शुरू करते। देखिए जितना भी यहाँ पे हम आपको ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे ना वीवीआई, उसको आपको क्या करना है, कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है। आप लोग अपने से कॉपी पे लिखिए और उसे क्या करिए, याद करिए, उसका एक नोट्स बनाइए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये काम करेगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करिए, लिखिए और आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं इसका आपको गुण लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए। ये हमारा एक क्षण चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ठीक है। ये होता है ना, पहला इसका यही गुण होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। यहाँ पे चुंबक के अंदर क्या होता है, तो ये दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में क्या करती है बाबू, प्रवेश करती है, ठीक है ना। इधर से तो अपना चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, दक्षिणी ध्रुव में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, ठीक है ना। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है, ये आपको पता है ना। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, एक दूसरे के समानांतर होती है और ये कभी भी नहीं काटती, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है ना। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। और जो चुंबक का मध्य होता है बीच में, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होती है, ठीक है। यही तो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण जो हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ा भी चुके हैं। तो चलिए इसे हम आप लोगों को यहाँ पे बताते। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या क्या गुण है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर देके लिखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार है, चाहे निम्नलिखित है ऐसे लिख दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। पहला यही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। यहाँ पे देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी यानी साउथ पोल में जाके बाबू क्या होती है, चली जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ये इसका पहला गुण हुआ,
ठीक है ना। दूसरा आप लोग यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है, ठीक है ना। और जब चुंबक का भीतर का बात किया जाए, अंदर का बात किया जाए तो जस्ट उल्टा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ये आपका चुंबक के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। चुंबक के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। चुंबक के बाहर क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ये दो को हो गया हम लोगों का गुण। तीसरा देखिए ये बंद वक्र होता है, देखने में आपको एकदम बंद वक्र लगेगा कि चुंबक को ये पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, नहीं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। और ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं भी हैं। अगला यहां पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुवों पे अधिक होता है तथा चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो ध्रुवों पे ज्यादा होता है। आप लोग देखिएगा फोटो ना, तो यहाँ पे जो पोल होते हैं ना, जो ध्रुव होते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। और जो बीच में होता है, जो मध्य होता है चुंबक के मध्य में, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुवों पे अधिक होता है तथा चुंबक के मध्य में यानी चुंबक के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको लिखना काफी ज्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये आता भी है, तो आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार है, चाहे निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। लेकिन चुंबक के भीतर जस्ट उल्टा होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर यानी चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करते। चुंबक के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र होती है, ठीक है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुवों पे क्या होता है, अधिक होता है और चुंबक के मध्य में यानी चुंबक के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कम होती है। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके सभी बच्चे यहाँ पे जरूर बताएंगे, समझ में आया? चलिए जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे बता दीजिए समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो ठीक है, तो इसे आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हट गए हैं, और इसे आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और कॉपी में इसका अलग से आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है। जो VVI सब्जेक्टिव है ना उसका आप लोग नोट्स बनाइए, परीक्षा में यही काम देगा, इसका आपको रिविजन करके जाना है, ठीक है। चलिए लवली बॉय, हेलो सर, मैं आपसे पढ़कर 2024 में एग्जाम दिया था और इस वर्ष 425 अंक लाकर स्कूल टॉप किया। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही पढ़िए और इंटर में भी क्या करिए, गर्दा उड़ाइए, ठीक है। अगला यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए और उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों के नाम भी लिखिए। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना, कि उत्सर्जन क्या है, और दो गो उत्सर्जी अंग भी लिखना है। उत्सर्जी अंग यानी जो हमारे शरीर से कचरा निकालता है, ठीक है ना, तो दो गो उत्सर्जी अंग भी आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, सबसे पहले यही देखते हैं।
तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को यहां पे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे भोजन ओजन पचता है, तो इसमें जो हानिकारक जो पदार्थ हानिकारक पदार्थ कौन होते हैं? तो जो नाइट्रोजनी हानिकारक पदार्थ हैं उनको क्या किया जाता है? शरीर से अलग निकाला जाता है। शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? जो हानिकारक पदार्थ अगर हमारे शरीर में है उसे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। बिल्कुल यहां पे देखिए वही लिखा गया है कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यानी जो खराब पदार्थ है, ठीक है ना, उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। यानी उत्सर्जन कहने का मतलब कि जो उपापचयी क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब जिससे उससे क्या होता है? हानिकारक कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और पदार्थ वो कैसे होते हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। अगर उसको क्या किया जाएगा कि शरीर से बाहर निकाला जाएगा किसी अंग के द्वारा, तो शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? जो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है उत्सर्जन कहलाता है। इसे यहां पे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग लिखना है। तो उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग कौन सा है? तो सबसे पहले वृक्क है। जो वृक्क होता है जो हमारे शरीर में हानिकारक कचरा होता है उसको बाहर निकालता है, ठीक है ना। जो फेफड़ा होता है ये भी हानिकारक पदार्थ को क्या करता है? हमारे शरीर से, जैसे कार्बन श्वसन में क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शरीर के लिए खराब है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर निकालता है। यकृत यानी लीवर, लीवर भी क्या करता है? लीवर भी जो हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालता है। जो हमारे स्किन है, जो चमड़ा है, चमड़ा भी क्या करता है? पसीना के द्वारा क्या करता है? जितने भी हानिकारक पदार्थ है उसमें पसीना के द्वारा वो क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो हमारा स्किन हो गया, त्वचा हो गया, ये भी उत्सर्जी अंग है। वृक्क भी उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, और जो यकृत यानी जो लीवर होता है ये भी उत्सर्जी अंग है। इसे आपको यहां पे याद रखना है। तो जब भी आपसे बोलेगा उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन का मतलब यही हुआ कि जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा हानिकारक जो पदार्थ बनते हैं उसको अगर शरीर से बाहर निकाला जाए तो इस क्रिया को ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन यहां पे कहलाता है। देखिए लिखा गया बिल्कुल सेम सेम कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग होते हैं। पहला होता है वृक्क, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क है, ठीक है ना। उसके बाद कौन है? फेफड़ा है, यकृत है यानी लीवर है, और जो हमारे त्वचा होता है वो भी है, और मूत्राशय जहां पे मूत्र जमा होता है वो भी क्या है? हमारा उत्सर्जी अंग है। इसे आपको यहां पे याद रखना है, इतना उत्सर्जी अंग होता है। समझ में आया? जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। उत्सर्जन का मतलब वही होता है कि उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो भी हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनता है उसको क्या करना? बाहर निकालना। हानिकारक पदार्थ को अगर हमारे शरीर से जो भी अंग बाहर निकालेगा वो उत्सर्जी अंग कहलाएगा, और जिस क्रिया के द्वारा निकलेगा उसे हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो बाद में आप लोग क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि उत्प्रेरक क्या है बताइए, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक क्या है? तो वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो अगर मान लीजिए जल्दी से अभिक्रिया कराना है तो उसको डाल दीजिए, फटाफट वो अभिक्रिया कर लेगा। अगर लेट से अभिक्रिया करना है तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में डाल दीजिए, दो पदार्थ में मिला दीजिए, तो क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। नहीं, जो काम 1 घंटा में होने वाला रहेगा वो 2 घंटा में होगा। तो उत्प्रेरक का यही काम है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना घटाना, ठीक है ना। अगर जल्दी से करवाना है तभी उत्प्रेरक करवा देगा, ठीक है। अगर अभिक्रिया को ज्यादा देर तक करवाना है, लेट से करवाना है, तो वो भी यहाँ पे संभव है। वो किसके द्वारा संभव है? तो आपको याद रखना है वो उत्प्रेरक के द्वारा संभव है, ठीक है ना। उत्प्रेरक क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, नहीं खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के वेग को, ठीक है ना, अभिक्रिया का जो वेग है इसको बढ़ाता या घटाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि बताइए उत्प्रेरक क्या है।
तो जो उत्प्रेरक है ये खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया को तेज भी कर देगा, अभिक्रिया को कम भी कर देगा, ठीक है ना। अगर जल्दी से अभिक्रिया करवाना है तब भी ये संभव हो जाएगा उत्प्रेरक के द्वारा, अगर ज्यादा देर तक लेट तक अभिक्रिया करवाना है तो ये भी करवा देगा उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है उत्प्रेरक क्या है। तो अगर आ जाए परीक्षा में कि उत्प्रेरक क्या है, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना, लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है और घटाता भी है, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बता दीजिए। ये फिजिक्स का नहीं है भाई, ये केमिस्ट्री का है, ठीक है, ये वाला केमिस्ट्री का है। उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी से करवा देगा। अगर आपको जल्दी से चाहिए तो जल्दी से करवा देगा, अगर आपको लेट से चाहिए कि नहीं ये 2 घंटा में अभिक्रिया हो, तो ये भी अभिक्रिया के वेग को घटा भी देगा, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक का यही काम है, अभिक्रिया को फास्ट करना, स्लो करना, बस उत्प्रेरक का यही काम है, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ये पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन ये भी है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो उत्तल लेंस है इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये उत्तल लेंस है ना, इससे कोई भी प्रकाश ऐसे अपवर्तित होगा ना, तो डायरेक्ट क्या करेगा, एक बिंदु पे ले जाके इकट्ठा कर देगा। यहाँ देखिए ये क्या होगा, एक बिंदु पे ले जाके इसको सब प्रकाश की किरण को ये क्या करेगा, एक बिंदु पे ले जाके यहाँ पे इकट्ठा कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु पे ले जाके इकट्ठा कर देता है, ठीक है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में आता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो अपवर्तन के बाद सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जाके इकट्ठा हो जाता है या मिल जाता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। देखिए वही लिखा गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या होता है, जाके मिल जाता है। देख रहे सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिल गया, जब एक बिंदु पे आके मिल जाता है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसे आपको 100% यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आता है, समझ में आ गया ना, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है। उत्तल को अभिसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी इससे प्रकाश की किरणें यहाँ पे अपवर्तित होता है ना, बस ये क्या करता है, एक बिंदु पे ले जाके इसको मोड़ देगा, एक बिंदु पे ले जाके इसको इकट्ठा कर देगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को यहाँ पे अभिसारी लेंस बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 नंबर की, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं। अब अवतल लेंस क्या करता है ना, कि इससे जो भी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अपवर्तित होती है, इसको फैला देता है, इसको एक बिंदु पे इकट्ठा नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको फैला देगा, ठीक है ना। इसको ये क्या करेगा बाबू, यहाँ पे ये फैला देगा, देख रहे हैं, सबको फैला दिया। लेकिन उत्तल लेंस क्या किया था, जो भी प्रकाश की किरणें इसे गुजर रही थी उसको एक बिंदु पे ये इकट्ठा कर दिया, और जो अवतल लेंस है ये क्या कर दिया, ये फैला दिया, ठीक है ना। तो ये फैला देता है तो इसे बोला जाता है अपसारी, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को चारों ओर फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ रहा ना। उत्तल को अभिसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उत्तल को अभिसारी इसीलिए बोलते हैं कि जब उससे प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं तो सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है, उसे अभिसारी बोलते हैं। अवतल को अपसारी क्यों बोलते हैं, तो अपसारी इसीलिए बोला जाता है कि जब इससे प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, अपवर्तित होती हैं, तो ये प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है, इसीलिए जो अवतल लेंस है इसे बोला जाता है अपसारी लेंस, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एकदम वीवीआई दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको एकदम 100% ये आपको याद होना चाहिए, और इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स आप लोग अपने से लिखिए, अपने से लिखिएगा तो राइटिंग भी सही होगा, और इसे आप लोग रिवीजन भी करिएगा। जब फाइनल बोर्ड परीक्षा आएगा ना तो उस समय रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। और इसे लेके आप लोग रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। याद है सर, बहुत ही बढ़िया।
याद है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा आकाश का रंग क्यों नीला दिखाई देता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है बाबू, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे वायुमंडल है, ठीक है ना, यहाँ पे वायु है। और ये वायु जहां पे होता है ना, यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं, मतलब यहाँ पे साइड में लिखते हैं, ये क्या है, हमारा वायु है पूरा चारों बगल। और ये क्या है बाबू, यहाँ पे निर्वात है। निर्वात का मतलब जहां पे हवा हवा कुछ नहीं रहता है। और यहीं पे रहता है चंद्रमा, ठीक है। और यही है बाबू अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यानी क्या होता है, वायुमंडल से ऊपर जाइएगा तो एक स्पेस, मतलब हवा में क्या होता है, लटका हुआ एक जहाज टाइप का होता है जिसमें आप लोग रह सकते हैं। जाके वैज्ञानिक उसमें रहते हैं, वो भी हवा में हवा में लटके रहते हैं। तो वायुमंडल से अगर ऊपर निकलिएगा ना तो वो सभी स्पेस ही है, अंतरिक्ष ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता क्या है ना, कि वायु में यहाँ पे छोटे छोटे धूल कण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे धूल कण होते हैं। अब यहाँ पे है बाबू सूर्य। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आएगा ना, तो सूर्य के प्रकाश में 7 गो रंग होता है क्योंकि श्वेत प्रकाश है। अब इसमें जो वायु में जो छोटे छोटे कण है ना, वो 6 गो रंग को छोड़ देगा, और जो नीला रंग है ना, इसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करेगा। नीला रंग को क्या करेगा, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करेगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है चारों बगल फैलाना। तो ये जो छोटे छोटे वायु में धूल कण होते हैं, ये क्या करेंगे, नीले रंग को चारों बगल यहाँ पे वायुमंडल में पूरा यहाँ पे नीला नीला यहाँ पे ऐसे फैला देंगे। हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम लोग ऊपर देखेंगे ना दिन में, तो आकाश कैसा दिखाई देगा, हमको नीला दिखाई देगा। नीला क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जो वायुमंडल में के जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं, वो क्या करते हैं, नीला रंग को बहुत ही ज्यादा फैला देते हैं, नीला रंग को बहुत ही ज्यादा प्रकीर्णित कर देते हैं। ऊपर पूरा नीला नीला रंग हो जाता है, तो नीचे से देखने पे आकाश कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। अगर हम लोग चांद से देखते हैं कि चांद से आसमान कैसा दिखाई देता है, तो यहां से काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना, हवा हवा कुछ नहीं है। तो जो धूल कण होते हैं वो भी नहीं होते हैं, वो भी जमीन पे ही रहते हैं, नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे नीला रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जो आकाश है यहाँ से कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लेकिन जमीन से आप लोग देखिएगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है और इसमें छोटे छोटे धूल कण हैं, और धूल कण क्या करते हैं, नीले रंग का काफी प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाना। नीले रंग का पूरा प्रकीर्णित करते हैं, पूरा आसमान में फैला देते हैं, इसीलिए नीचे से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, नीला। वही रात को आप लोग आकाश देखिएगा तो रात को काला दिखाई देगा। रात को काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, और जब प्रकाश ही नहीं है तो नीला रंग कहां से आएगा। तो इसीलिए एक्चुअल आसमान कैसा दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है काला, ठीक है ना, जो ओरिजिनल है। लेकिन दिन में आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वही आता है बोर्ड एग्जाम में कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे अधिक करते हैं, जिसके कारण नीला रंग पूरा वायुमंडल में फैल जाता है, जिसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। समझ में आया कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में फैलता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में आता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं, ये सभी रंगों को छोड़कर जो नीला रंग है ना, इसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा आसमान में कर देते, बहुत ज्यादा आसमान में क्या करते हैं, नीला रंग को फैला देते हैं, ठीक है ना। नीला रंग पूरा फैल जाता है हमारे वायुमंडल में। और जब हम लोग पृथ्वी से नीचे से देखते हैं ना, तो आकाश हमको कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बिल्कुल वही सेम सेम लिखा गया कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक करते। जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं वो नीले रंग की अपेक्षा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो धूल कण है वो क्या करते हैं, नीले रंग का प्रकीर्णन यानी नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा करते हैं। उसमें तो 7 रंग है, 7 रंग में किसका सबसे ज्यादा होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जिसके कारण नीला रंग पूरा वायुमंडल में फैल जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो नीला रंग है पूरा वायुमंडल में फैल जाता है, ठीक है ना। और जिसके कारण हमें क्या होता है कि आकाश भी हमको नीला दिखाई देता है। लेकिन वही चंद्रमा से आप लोग आकाश को देखिएगा तो ये काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, कोई भी रंग नहीं फैलता है, तो आकाश वहां से काला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है
तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक करते हैं, जिसके कारण जो नीला रंग है ये पूरा वायुमंडल में फैल जाता है, ठीक है ना, फैल जाता है, जिसके कारण हमें आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो तारे होते हैं ना वो अनंत में हैं, बहुत दूर। अगर आपको दे दिया जाएगा मोटरसाइकिल, ले लो मोटरसाइकिल और तारा के पास जाओ, अगर रास्ता बना दिया जाए तो उम्र खत्म हो जाएगा, रास्ते में हम लोग मर जाएंगे, इतना ज्यादा उम्र खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो रास्ते में हम लोग मर जाएंगे, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकते मोटरसाइकिल से भी, दिन रात चलाइएगा तभी, इतना दूर होते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते पता है, इतना ज्यादा दूर है कि उससे जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती है ना वो विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आती है। तो विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन यानी ऐसे ऐसे कर करके आती है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण ये क्या होता है ना कि कभी प्रकाश की किरणें मतलब ज्यादा है तो आपको कम वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ, तनी ज्यादा है फिर क्या होती है एकदम पतला हो जाती है, फिर यहाँ पे मतलब वो गायब हो जाता है प्रकाश का, जो उससे आने वाला प्रकाश रहता है ना वो बीच में क्या होता है, गायब हो जाता है। विभिन्न वायु बहुत दूर से आ रहा है ना, तो बहुत दूर से आ रहा है तो विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ज्यादा अपवर्तन हो जाता है, तो प्रकाश कमजोर हो जाता है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। वहां से क्या होता है, प्रकाश उसका गायब हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा वायुमंडलीय अपवर्तन जब हो जाता है ना तो जो प्रकाश है वो बाबू गायब हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए हमारा आंख है, ठीक है, यहां से हम सो के देख रहे हैं इस तारा को। अब जो तारा की प्रकाश की किरणें आ रही है ना, ये क्या हो रही है, विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आ रही है, तो बहुत दूर है उससे आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, जो आएगी जब हमारी आंखों तक आएगी ना तब वो हमको दिखाई देगा। अगर आंखों तक प्रकाश उसका नहीं आएगा तो हमें नहीं दिखाई देगा। तो बहुत दूर से प्रकाश की किरण आता है तो ये क्या होता है, कमजोर होकर कभी रास्ते में ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना, वहां से लाइट जो है वो खत्म हो जाता है। फिर मतलब वो सब 24 घंटा तो उससे लाइट निकलते रहता है, ठीक है ना, तो फिर दूसरा लाइट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा मजबूत है तो क्या होगा, हमारी आंखों तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अगर उससे आने वाली प्रकाश की किरणें अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो दिखाई देता है, और कुछ सेकंड के लिए हमें नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश है उससे आने वाली नहीं आ पाता है, रास्ते में ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए नहीं दिखाई देता। कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता, कभी प्रकाश हमारी आंखों तक उसका आ जाता है तो हमें दिखाई देता है, कभी नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कमजोर होकर रास्ते में खत्म हो जाता है, नहीं आ पाता है तो वो नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये आपको याद रखना है, वीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमारे पृथ्वी से बहुत, जो तारे हैं हमारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। यानी जो तारा है हमारे पृथ्वी से काफी दूर है, और तारों से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें, तारा से अगर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो हमें तारा दिखाई देगा, अगर नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पे लगेगा कि तारा जा एकदम भूत गया, इसे लगेगा टिमटिमात रहा है, मतलब जल रहा है भूत रहा है, जल रहा है भूत रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं कि विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण जो तारे हैं टिमटिमाते हुए नजर आता। अगर मान लीजिए जैसे हमारा अभी यहाँ पे आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये हमारा स्टार है, ये हमारा तारा है, ठीक है, ये हम है, ठीक है, और यहां पे हमारा चांद है, ठीक है। अब चांद बाबू नजदीक होता है ना, तो इससे पूरा जो प्रकाश की किरण है ये हमारी आंखों तक पहुंचेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम फटाफट फटाफट हमारी आंखों तक पहुंचता है, क्योंकि ये नजदीक होता है, ठीक है ना। सूर्य भी नजदीक होता है, लेकिन तारा भी इससे क्या होता है, 100 गुना दूर होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है। तो ये बहुत ज्यादा दूर होता है ना, तो इसकी प्रकाश की किरणें आती हैं, लेकिन रास्ता में कभी कभी क्या होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, कमजोर पड़ने के कारण ये रास्ते में गायब होती है, तो हमारी आंखों तक ऐसे पहुंचता है। ये जो किरण है आएगा तो उतने समय तारा दिखाई देगा। यहाँ पे गैप है ना, खाली है, जब खाली खाली होने का मतलब क्या, प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाया तो लगेगा वहां पे तारा नहीं है। फिर ये वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा इतना, तो वहां पे दिखाई देगा। फिर ये गैप जो होगा, गैप हमारी आंखों तक पहुंचेगा, नहीं प्रकाश नहीं पहुंचेगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो तारे बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर से जो यहाँ पे
प्रकाश से वो गति करके आता है, रास्ते में क्या होता है, वो विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, कमजोर पड़ने के कारण वो क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, गायब हो जाता है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। जब प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंच पाता है तो तारा दिखाई देता है, और जब नहीं पहुंच पाता है तो फिर नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही बाबू काम करते हैं। ये वाला प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक आएगा तो ये दिखाई देगा, फिर ये जो बीच में खाली है वहां पे प्रकाश नहीं है, वो जब हमारी आंखों तक आएगा तो वो हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पृथ्वी से जो तारे हैं हमारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसे आपको 100% याद रखना। क्या आपको समझ में आया कि जो चांद है ये क्यों नहीं टिमटिमाता है? तो चांद क्या है बाबू, नजदीक है, इससे जो प्रकाश की किरण है ना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है इसमें, लेकिन ये क्या है, नजदीक है, तो सब किरणें हमारी आंखों तक आ जाता है। लेकिन जो तारे हैं ना, चंद्रमा से, सूर्य से लाखों गुना दूर है, यानी बहुत ज्यादा दूर है, तो उससे प्रकाश की किरण आती है ना, वो रास्ते में कमजोर हो जाती है, हमारी आंखों तक कभी पहुंच पाती है, कभी नहीं पहुंच पाती है। जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो तारा दिखाई देता है, और नहीं पहुंचती है तो लगता है कि तारा क्या हो गया, डूब गया। ठीक है ना, वहां पे नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जब उससे आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचता है तो दिखाई देगा। ठीक है, बीच में क्या होता है कि बहुत बादल बादल होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो रंग है, जो सॉरी प्रकाश है, वो क्या होता है, कमजोर होता है, तो हमारी आंखों तक कुछ सेकंड तक नहीं पहुंचता है, तो वो तारा हमें नहीं दिखाई देता है। फिर उससे प्रकाश की किरणें आंखों तक यहाँ पे पहुंचता है तो लगता है दिखाई दे रहा है, फिर नहीं दिखाई, जब प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आ पाता है तो वो क्या होता है, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो यही कारण है, इसे आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे विकृत गंधिता, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विकृत गंधिता का अर्थ क्या है, सुदाहरण दे। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत गंधिता क्या है, आप लोग यहाँ पे देखिए, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपापचयी होकर अपने स्वाद और गंध बदल लेते हैं, यही घटना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता का मतलब क्या हुआ, जैसे कुरकुरा हुआ, कुरकुरा को क्या करिए, फाड़िए, ठीक है, या चिप्स को फाड़िए, उसको 1 घंटा में हवा में रख दीजिए। 1 घंटा में हवा में रखिएगा ना तो उसका टेस्ट भी बदल जाएगा, ठीक है ना, और वो लगेगा कि ऐसे कागज है, उसको ऐसे मुड़िएगा तो मुड़ जाएगा, ठीक है ना, टूटेगा भी नहीं। मतलब वो कैसे होता है, भात की तरह हो जाता है, मुलायम हो जाता है, साग की तरह, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। तो यहां पे देखिए, तेल या वसा युक्त, अगर तेल में छना होगा या तेल में पकाया हुआ जो पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसको अगर क्या करेंगे, अगर वायु में ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो यहाँ पे उपचयित उपचयित होकर, यानी उपचयित होकर मतलब वायु से अभिक्रिया करके। कोई भी पदार्थ खराब कब होता है, तो जब ऑक्सीजन के वो संपर्क में आता है। कोई भी पदार्थ कब खराब होता है, तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। तो यहां पर देखिए, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना स्वाद एवं गंध, मतलब अपना स्वाद टेस्ट भी बदल देगा, अपना गंध भी बदल देगा। कुरकुरे को या चिप्स को क्या करिएगा, 1 घंटा फाड़ के पैकेट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद खाने जाइएगा, उसका टेस्ट भी बदल गया रहेगा, उसका स्वाद भी बदल जाएगा, और उसको छुइएगा तो मुलायम भी हो गया रहेगा, ठीक है ना। तो अपना स्वाद एवं गंध को क्या करता है, बदल देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। उदाहरण जैसे तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक हम लोग क्या करेंगे, उस लंबे समय तक रखने पर उसका स्वाद और गंध अप्रिय हो जाता है, यानी उसका स्वाद भी अलग लगेगा, उसका महक भी अलग हो जाता है, मतलब अप्रिय हो जाता है, नहीं खराब लगने लगता है। तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि विकृत गंधिता क्या है, इसका अर्थ क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो अगर कोई भी तेल में छना हुआ चीज है या तेल में पकाया हुआ चीज है, अगर उसको हम लोग ऑक्सीजन में ऐसे ही खुला, वायु में ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, उपपचयी क्रिया करेगा, ठीक है ना, उपचयित क्रिया करेगा, और उपचयी होकर यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होगा, उसका स्वाद और टेस्ट दोनों बदल जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे तेल या वसा में तले हुए पदार्थ, जितना भी छाना हुआ पदार्थ होना है, तला हुआ पदार्थ होता है, उसको अगर आप लोग ऐसे ही हवा में खुला छोड़ दीजिएगा ना तो वो मुलायम हो जाता है, ठीक है ना, और खाने पे भी वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, लगेगा, उसका टेस्ट बदल ही जाता है साफ। तो वही लिखा है यहाँ पे विकृत गंधिता की तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर, उपचयित का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं, यही घटना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए।
विकृत गंधिता का अगर आपको उदाहरण देखना है तो जाइए चिप्स खरीदिए 5 वाला, उसको फाड़ दीजिए और उसको छोड़ दीजिए 1 घंटा तक हवा में, ऐसे रूम में छोड़ दीजिए, ठीक है। 1 घंटा के बाद जाइएगा, उसका महक भी बदल जाएगा, उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, खाने पे भी वो अच्छा नहीं लगेगा। यही क्या है बाबू, विकृत गंधिता की। जो तेल में छना होता है या तेल से पका हुआ जो पदार्थ होता है ना, वो क्या करता है, उपचयित होगा। अगर उसको हम लोग खुले हवा में छोड़ देंगे तो ये उपचयित होकर यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना स्वाद और गंध दोनों बदल देता है। इसे ही क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। समझ में आया? 5 रुपया बर्बाद हो जाएगा, चलो मत करो भाई। समझ में आया? समझ में आ रहा है यहाँ पे विकृत गंधिता क्या है। अगर तेल से छना हुआ पदार्थ या तेल में पका हुआ पदार्थ, उसको अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वायु से वो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, यानी वायु से वो अभिक्रिया कर लेगा और अपना टेस्ट और क्या होगा, जो गंध है वो दोनों उसका चेंज हो जाएगा। इसी क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। धोबिया सोडा का अणु सूत्र लिखें। यहाँ पे धोबिया जो सोडा होता है, यानी धोने वाला जो सोडा होता है, इसका आपको अणु सूत्र लिखना है और इसका 2 उपयोग भी बताना है कि धोबिया सोडा क्या है। इसका धोबिया सोडा क्या है ये नहीं पूछा है, धोबिया सोडा का अणु सूत्र आपको लिखना है और इसका 2 उपयोग भी लिखना है। तो उसका उत्तर लिखिएगा, धोबिया सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। धोबिया सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2। ये क्या है, धोबिया सोडा का अणु सूत्र होता है, ठीक है ना। और धोबिया सोडा का उपयोग बोल रहे ना कि धोबिया सोडा के 2 उपयोग लिखे, तो 2 उपयोग लिखना है, लेकिन हम ज्यादा लिख दिए। सोडियम कार्बोनेट, धोबिया सोडा को क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर में साफ सफाई के लिए होता है, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए होता है। ये जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जल की अगर जल में कठोरता है, ठीक है ना, तो जल की अगर कठोरता है तो उसको कठोरता को हटाने के लिए ये धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि धोबिया सोडा का अणु सूत्र क्या है, लिखें, ठीक है ना, और इसका 2 उपयोग लिखना है। तो ऐसे लिखेगा, धोबिया सोडा का अणु सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O है। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। फिर आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसके 2 उपयोग लिखे, तो 2 उपयोग भी आप लोग लिख दीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा सफाई करने में किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज के उद्योग में किया जाता है और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। तो 2 गो इसमें से कोई भी आपको 2 ही लिखना है, तो कोई भी आप लोग 2 लिख सकते हैं, लेकिन याद रख लीजिए चारों, जितना बोलेगा उतना आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का अणु सूत्र लिखें। पहले तो यही बोल रहा है, तो धोबिया सोडा का अणु सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है। अब फिर बोल रहे हैं इसका 2 उपयोग लिखे, तो धोबिया सोडा के 2 उपयोग निम्नलिखित ऐसे लिखेगा और 2 गो इसमें से कोई भी आप लोग लिख दीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई में किया जाता है, यानी कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में किया जाता है, ठीक है ना। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। ये भी VVI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी का पूछ देगा, बोल देगा मछली, मच्छर, केंचुआ, मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम निम्नलिखित है। मछली जो है गलफड़ा यानी गिल्स से श्वसन करती है, सभी बच्चों को पता है। जो मच्छर हो गए, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे मक्खी हो गई, या आपका मच्छर हो गया, या तितली हो गया, या कोई भी आपका हड्डा, बिरनी जो भी हो गया, वो किससे श्वसन करते हैं, जितने भी कीट पतंग है ना वो ट्रेकिया से श्वसन करते हैं। अगर यहाँ पे तितली भी देगा तो ट्रेकिया होगा, कॉकरोच देगा यानी तिलचट्टा देगा तभी यहाँ पे ट्रेकिया होगा, ठीक है ना। तो वो ट्रेकिया यानी श्वास नली से वो लोग श्वसन करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेकिया से। केंचुआ जो होता है ये त्वचा से श्वसन करता है। मनुष्य जो है ये फेफड़ा से श्वसन करता है। तो सभी के श्वसन अंगों के नाम लिखना है, तो आप लोग एकदम 100% यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है
कि मछली का आपको श्वसन अंग लिखना है, मच्छर का लिखना है, केचुआ का लिखना है और मनुष्य का लिखना है। क्वेश्चन वही है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम निम्नलिखित हैं। जो मछली है वो गलफड़ा से श्वसन करती है, जो मच्छर है वो ट्रैकिया से श्वसन करता है, जो केंचुआ है वो त्वचा से श्वसन करता है, और जो मनुष्य है वो किससे करता है, फेफड़ा से श्वसन करता है। इसे आपको याद रखना है, ये भी VVI क्वेश्चन है। याद है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपको याद है? नीरज कुशवाहा, बहुत ही बढ़िया। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, चालक तार होते हैं ना, इसमें हम आपको पढ़ाए भी हैं, पेड क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है ना, इसमें भी पढ़ा देंगे। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें रास्ते में रुकावट उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे। जो धारा के प्रवाह को क्या करता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ना, इसको जाने नहीं देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको रोकेगा। ठीक है ना, ये धारा को क्या करता है, रोकता है, धारा के प्रवाह को रोकता है। इन धारा के प्रवाह का क्या करता है, इसमें आसानी से क्या होगा, नहीं जाने देगा, करंट को ना आसानी से जाने नहीं देगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी धारा को बहने से जो रोकता है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, आर से। इसका प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ओम ऐसे आपको लिख के देगा, नहीं तो ऐसे आपको सिंबल बना के देगा, दोनों में से कोई एगो रहेगा। अगर पूछता भी है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अब ओम आपको वैसे लिख के देगा, नहीं तो ऐसे सिंबल बना के दे देगा। तो समझ में आया भाई, प्रतिरोध क्या है? तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करे, यानी अगर धारा अगर बह रहा है, अगर उसको जो रोकने वाला है ना, वही क्या है बाबू, धारा को जो आसानी से बहने नहीं देता है, धारा को रोकता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम होता है। देखिए यहां पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखे हैं कि सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है। जो चांदी है ना, ये इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। जब इसमें प्रतिरोध सबसे कम होगा, नहीं धारा को रोकने वाले सबसे कम होंगे, तो इसमें धारा का प्रवाह क्या होगा, बहुत तेज होगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, इसीलिए जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। चांदी का प्रतिरोध एकदम नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, इसीलिए चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसे आपको याद रखना। और जो प्रतिरोध होते हैं ना, लोहा का कुछ अलग होगा, चांदी का कुछ अलग होगा, सोना का कुछ अलग होगा, एल्यूमिनियम का कुछ अलग होगा, तांबा का कुछ अलग होता है, लेकिन सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का, इसके बाद तांबा का, इसके बाद एल्यूमिनियम का होता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रतिरोध जब भी आपसे पूछेगा प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे, ऐसे भी पूछ देगा, तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे ओम होता है, और ओम का आप लोग सिंबल बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आता है समजात एवं असमजात अंग से आप लोग क्या समझते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, VVI क्वेश्चन है ये भी। इसे एकदम आप लोग 100% यहाँ पे याद रखिएगा कि समजात अंग और असमजात अंग क्या है, आप लोग यहाँ पे बताइए। जैसे आप लोग देखते होंगे तितली का पंख कैसे बना रहता है, ऐसे बना रहता है। ये क्या है बाबू, ये किसका बना रहता है, तो लगता है कि झिल्ली टाइप का है, झिल्ली का बना होता है। और वहीं पे जो पंछी का जो पंख होते हैं, ठीक है ना, जो पंछी के ये पंख जो होते हैं जिससे उड़ते हैं, इसमें क्या होते हैं, पंख भी होते हैं, उनका मांस भी होता है, नस भी होता है, हड्डी भी होता है। दोनों की संरचनाएं क्या है बाबू, बनावट अलग अलग है। ठीक है ना, जो तितली का पंख है उसका अलग होगा, ठीक है ना, जो चिड़िया का पंख होगा उसका अलग होगा। तो दोनों का पंख जो होता है अलग होता है, लेकिन काम ये लोग एक ही करते हैं। काम एक ही करने का मतलब ये दोनों पंख का उपयोग किस में करते हैं, उड़ने में करते हैं। अब देखिए तितली का पंख आप लोग देखे, तितली को देखते होंगे, उसके पंख को देखिए, तितली का पंख अलग होता है, उसका बनावट भी अलग होता है, संरचना भी अलग होता है।
चिड़िया का जो होता है आप लोग देखे ना, चिड़िया का पांख कुछ अलग ही होगा, ठीक है ना, तितली का कुछ अलग ही होता है, ठीक है। इसका बनावट क्या है बाबू, अलग है, लेकिन दोनों उपयोग किस में कर रहा है, दोनों उपयोग उड़ने में कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमजात अंग। ये दोनों अलग अलग है, इसे बोलेंगे असमजात अंग, लेकिन ये उड़ने में क्या करेगा, दोनों इसका उपयोग किस में करेगा, उड़ने में करेगा। बनावट अलग अलग है, लेकिन इसका उपयोग कहां पे करते हैं, उड़ने में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं असमजात अंग। समजात अंग किसे बोलते हैं, जैसे कुत्ता का अगला पैर और मनुष्य का जो अगला ये हाथ है, मतलब मनुष्य का जो हाथ होता है और कुत्ता का अगला पैर होता है, ये दोनों का बनावट क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। फोटो देखिएगा ना तो बिल्कुल सेम होगा, कुत्ता का अगला पैर और मनुष्य का ये हाथ, दोनों का बनावट क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका कार्य क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। हम लोग किस हाथ का उपयोग किस में करते हैं, किसी को उठाने में, खाना खाने में, ठीक है ना, किसी को रखने में, पकड़ने में, लेकिन कुत्ता उसका उपयोग किस में करता है, चलने में प्रयोग करता है। तो यहां पर देखिए समजात अंग का मतलब क्या होता है, समजात यानी एक जैसा अंग होगा, लेकिन उसका कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा। तो समझिए, ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उनके कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखने में वो एक जैसा लगेगा, लेकिन उसका कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद यानी अगला पांव, ठीक है ना, हमारा हाथ का जैसा डिजाइन है ना, कुत्ता का वो अगला पैर का वैसा ही सेम टू सेम डिजाइन होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस हाथ का उपयोग किसी को उठाने में, किसी को पकड़ने में, किसी को पकड़ने में, खाने में करते हैं, लेकिन कुत्ता का उपयोग क्या होता है, वो पैर चलने का प्रयोग करता है। वही लिखा है समजात। समजात का मतलब एक जैसा बनावट होगा, लेकिन उसका कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए यहां पे बिल्कुल ध्यान से, समजात अंग ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से, मतलब उत्पत्ति के दृष्टि से, बनावट के दृष्टि से, सामने से देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन इसका कार्य क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, उसे हम लोग समजात अंग बोलते हैं। जैसे हमारा हाथ हो गया, कुत्ते का अग्रपाद हो गया, बनावट सेम है, देखने में सेम है, लेकिन इसका काम क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, समजात अंग कहलाएगा। असमजात अंग क्या है, तो ऐसा अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, यानी संरचना यानी बनावट के दृष्टि से, यानी उसकी बनावट की दृष्टि से और देखने में एकदम अलग अलग लगेगा, लेकिन उनका कार्य क्या होता है, एक जैसा होता है, उसे हम लोग असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली का तथा पंछी का पंख, तितली का पंख आप लोग देखिएगा तो लगेगा झिल्ली टाइप का है, अलग होता है, और जो पक्षी का पंख होता है ना वो अलग होता है। तितली आप लोग देखते हैं ना, कुछ तितलियों का पंख ऐसे रहता है, यहाँ पे तितली रहती है, फिर इसका जो पंख है ये ऐसे रहता है ना। तो देखिए तितली का जो पंख है और जो यहाँ पे जो पक्षी का जो पंख है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, इसका बनावट भी अलग है, इसका संरचना भी एकदम अलग है, ठीक है, संरचना एकदम अलग है, देखने में भी ये अलग लगता है, लेकिन काम ये क्या करता है, बिल्कुल सेम टू सेम दोनों काम करता है, दोनों उड़ने के लिए करता है। तो असमजात अंग का मतलब क्या हुआ कि बनावट में क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उसका कार्य क्या होगा, बिल्कुल सेम सेम होगा, ठीक है ना। वही लिखा गया असमजात में कि ऐसा अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी बनावट और देखने में लगेगा कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन उनका कार्य एक जैसा होगा, लेकिन उसका कार्य क्या होगा, एकदम एक जैसा होगा, उसे असमजात अंग बोलेंगे। समजात अंग किसे बोलते हैं, समजात यानी देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन उसका कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से एक समान होते हुए भी उनका कार्य क्या होता है, अलग अलग। जो समजात अंग है एकदम सेम टू सेम रहेगा, जैसे हमारा हाथ है, कुत्ता का अगला पांव बिल्कुल सेम टू सेम है, उसे समजात अंग बोलेंगे, लेकिन इसका कार्य क्या है, अलग अलग है। हम लोग हाथ का उपयोग दूसरा जगह करते हैं, कुत्ता का जो हाथ है वो दूसरा जगह उपयोग करता है, ठीक है ना। तो समजात अंग क्या होते हैं, तो ऐसे अंग जिसकी रचना, संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से ये क्या होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे समजात अंग बोलते हैं। और असमजात का मतलब एक जैसा नहीं होता है, कि ऐसे अंग जिसकी रचना और उत्पत्ति के दृष्टि से ये दोनों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनका कार्य एक जैसा होता है। उनका कार्य क्या होता है, एक जैसा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमजात अंग बोलते हैं। जैसे तितली का पंख हो गया और पक्षी का पंख हो गया, दोनों बनावट और देखने में अलग अलग लगेगा, तो इसीलिए असमजात अंग बोलते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या है, बिल्कुल सेम सेम। समजात में क्या होगा, बनावट और रचना के हिसाब से बिल्कुल एकदम सेम दिखाई देगा, लेकिन इनका कार्य क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए।
ये 100% बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है कि समजात अंक किसे बोलते हैं। तो समजात अंक का मतलब बनावट और रचना के दृष्टि से बिल्कुल सेम सेम होगा, लेकिन उसका कार्य अलग अलग होगा। असमजात में क्या होगा कि बनावट और दृष्टिकोण से क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा, देखने में भी अलग लगेगा। जैसे तितली का पंख देख लीजिए, पक्षी का पंख देख लीजिए, दोनों अलग अलग है, लेकिन उनका कार्य क्या है, एक जैसा है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमजात अंग बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है। तो लिखिएगा सबसे पहले विद्युत विभव, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। अब देखिए इकाई धन आवेश को अगर हम लोग अनंत से, यानी उसकी दूरी नहीं पता, अनंत में बहुत दूर है, अनंत से अगर किसी बिंदु को हम लोग एक बिंदु तक लाएंगे, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इकाई धन आवेश को अगर हम अनंत से, ठीक है ना, इकाई धन आवेश को अगर हम किसी बिंदु तक लाएंगे, अगर हमको ये दूसरा बिंदु कहां है, अनंत में है, ठीक है ना, तो इकाई धन आवेश को क्या करेंगे, अनंत से, उसका दूरी हमको नहीं पता है, अनंत से क्या करेंगे, एक बिंदु तक लाएंगे, यानी दूसरी बिंदु तक लाएंगे या किसी बिंदु तक लाएंगे, तो उसे लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। वही लिखा गया है कि इकाई धन आवेश को, ठीक है ना, अनंत से, अनंत का मतलब जिसका दूरी पता ना हो, ठीक है ना, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए जो कार्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। और विद्युत विभव का ऐसे ही मात्र क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और विद्युत विभवांतर क्या होता है, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर बोलते हैं। अब विद्युत विभवांतर में क्या होता है कि इसमें दोनों बिंदु पता होता है, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसमें आपको पता है कि एक बिंदु यहां पे, एक बिंदु यहां पे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को, ठीक है ना, इकाई धन आवेश को अगर एक बिंदु से हम लोग दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो इसे विद्युत विभवांतर बोलेंगे। लेकिन विद्युत विभव में क्या होता है, तो इकाई धन आवेश को अनंत से, इसमें क्या होता है, दूसरा बिंदु हमें नहीं पता होता कहां से लाना है, उसका मतलब लोकेशन नहीं पता होता है, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। लेकिन विभवांतर में क्या होता है, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे, इसमें दोनों पॉइंट यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है तो एक बिंदु यहाँ पे, तो एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक ले जाने में इकाई धन आवेश को जो कार्य होगा उसे विद्युत विभवांतर बोलेंगे। लेकिन एक वो बिंदु तो हमको पता है, लेकिन दूसरा बिंदु कहां है नहीं पता, अनंत में, तो अनंत से इकाई धन आवेश को एक बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे आपको याद रखना है। पानी का अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है भाई, पानी का अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो अपर्तनांक का परिभाषा क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो पानी का अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक बोलेंगे। अगर कोई बोलेगा कांच के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में, यहां पे सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को कांच का अपवर्तनांक बोलेंगे। तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में आता है आपको लिखने के लिए कि पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो कैसे लिखेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात से ही आपको कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक बोलते हैं। पानी का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों का पानी का अपवर्तनांक हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बट्टा पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 लाख, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया, और ये भी कट गया हमारा। 2 से 3 कितना बार में कटेगा, 1 दशमलव, यहां पे 2 लाख। पानी का अपवर्तनांक देखते हैं यहां पे कितना बार में कटेगा यार। पानी का 2,25,000 होता है ना, कांच का 2 लाख होता है, 2,25,000, सॉरी, 2 लाख कितना होता है, 25,000, ये होता है। 3 गो जीरो से क्या होगा, 3 गो जीरो कट जाएगा, इसको कटाइएगा ना तो 25 वाटे यहाँ पे हो जाएगा, 25 वाटे ये हो जाएगा 25 नावा, 25 नावा
25 नावा यहाँ पे 225, ठीक है ना, 9 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, ठीक है ना, 25 से। तो 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, इसको भाग लगाइएगा ना, तो ये कितना आएगा, 1 दशमलव यहाँ पे 33 आएगा, ठीक है ना। तो पानी का अपर्तनांक हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है। पानी का अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो पानी का अपर्तनांक कैसे निकालिएगा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपर्तनांक बोलते हैं। पानी का अपर्तनांक क्या होगा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा पानी में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 3 को 0 से 3 को 0 कट जाएगा, 25 से ये 9 बार में कटेगा, 25 नवा कितना होता है? तो 225। अब 25 से ये 12 बार में, 300 यहाँ पे बचा ना, तो 25 से 300 12 बार में कटेगा, फिर कटेगा 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 4/3। 4 में 3 से भाग लगाइएगा, कितना आएगा? 1.33 आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि पानी का अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपर्तनांक बोलते हैं। इसी प्रकार आता है बोर्ड एग्जाम में कांच का अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं? बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि कांच के अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं। इसको आप लोग कैसे लिखेगा? तो कंपेयर निर्वात से ही करना है, सबसे पहले निर्वात को ही लिखना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? कांच का अपर्तनांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो कांच का अपर्तनांक क्या होता है? तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को कांच का अपर्तनांक बोलते हैं। कांच का अपर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा के नीचे कांच में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड, 5 को 0 से 5 को 0 कट जाएगा, एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, ठीक है ना। अब 2 से 3 कितना बार में कटेगा? 1.5 बार में। तो निकल तो गया कांच का अपर्तनांक, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये सब आपको याद रखना है। जैसे जल का पूछा था, पानी का, तो पानी का अपर्तनांक क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है। और इसमें कांच का अपर्तनांक में क्या पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा? तो इसका भी निर्वात में प्रकाश की चाल, बस यहां पे आपको कर देना है कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को कांच का अपर्तनांक बोलेंगे। कांच का अपर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बट्टा के नीचे कांच में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 5 को 0 से 5 को 0 कट जाएगा, 2 से 3 में भाग लगाइएगा, 1.5 बार में कटेगा, ठीक है। तो ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। इसे आपको 100% आपको सोल्व करना है। 15 को यहाँ पे क्वेश्चन लिख पढ़ाए हम आपको, 15 के 15 आज आप लोग याद कर लीजिए और इसको अलग कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसको अलग कॉपी में लिख लेना है और इसको बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, नीरज कुशवाहा बहुत ही बड़ी। चलिए आगे हम लोग खत्म हो गया, ठीक है ना। ये अब अगला क्लास 1 बजे होगा, ठीक है। तो कांच का अपर्तनांक, पानी का अपर्तनांक, ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।